हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से आपके सेशन के साथ नहीं जुड़ पा रहा था क्योंकि मैं कुछ पर्सनल वर्क्स में बिजी था, तो इसलिए मैं आपके सेशन के साथ वही नहीं जुड़ पा रहा था। बट आज से मैं आपके साथ डेली आपके सेशन के साथ जुड़ता रहूँगा और अब एक भी दिन आपके लिए यहाँ पर खाली नहीं जाने वाला है। मैं आपके साथ डेली अब सेशन में जुड़ता रहूँगा। तो जैसा कि आप लोग अब जान भी रहे हो कि आपके बीपीएससी 71st का जो है एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक आ चुका है। सितंबर में एग्ज़ाम होना है 13 सितंबर को। एंड जैसा आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही सुना था कि आपके जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन जल्द आएगा। और इस बात पर जो है शिक्षा मंत्री जो हमारे बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर सुनील कुमार, उन्होंने भी कहा था कि हाँ जो है नोटिफिकेशन जल्द आएगा एंड एग्ज़ाम भी जल्द ही ले लिया जाएगा। तो भाई इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने सेशन को यहाँ पर और रफ्तार से करेंगे और स्पीड कर देंगे अपनी तैयारी को, क्योंकि अब जो है हमारे पास हो सकता है कि टाइम ज़्यादा ना हो। जैसे कि आप लोगों ने देख ही रखा है यहाँ पर कि बीपीएससी 71st के लिए जो है आपके पास अब 1.5 से 2 मंथ ही यहाँ पर मात्र बचता हुआ दिख रहा है। और अगर बीपीएससी टीआरई का भी देख लो तो अगर ये लोग इससे इलेक्शन से पहले ले लेते हैं तो वही तब तो फिर 2 मंथ ही आपके पास बचता है। अगर बाई चांस इलेक्शन के बाद जाता है तो फिर आपको थोड़ा कुछ टाइम यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एंड हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ पर, जो कि आपको ध्यान में रख लेना है। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो भाई यही याद रख लेना कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो पहली बात ये याद रख लेना ये हुआ कब था। तो याद रख लीजिएगा 4 फरवरी 1928 को जो है बारदोली सत्याग्रह देखने को मिला था, 4 फरवरी 1928। और देखिए ये जो आपको मैं करा रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टीआरई 1 में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि आपके बॉयज सेक्शन में पूछा गया था। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई का, ठीक है। तो इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं डिटेल डिस्कशन करा रहा हूँ। और इससे भी पहले मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखे हैं बीपीएससी टीचर में सभी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। और आज जो है आपका ये लास्ट सेशन होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बच गया था। टीआरई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कुछ बच गया था जो मैं आपको नहीं करा पाया था। तो आज मैं वो करा दे रहा हूँ आपको, तो आपका फिर जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे विद डिटेल डिस्कशन। फिर उसके बाद आपको अप्रोक्स क्वेश्चन यहीं से लड़ता हुआ आपके एग्जाम में दिखेगा भी। तो बारदोली सत्याग्रह कब नेतृत्व हुआ, तो याद रख लीजिएगा 4 फरवरी 1928 को। ये कहाँ पर हुआ था, तो याद रख लीजिएगा गुजरात में बारदोली सत्याग्रह देखने को मिला था, गुजरात में, ठीक है। इसमें देखो एक बात ये पूछा है नेतृत्व किसने किया, तो राजकुमार शुक्ला ने नहीं। राजकुमार शुक्ला ने तो 1917 के चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रखा था ना। राजकुमार शुक्ला ने 1917 के चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया। और इन्होंने ही जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था और इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण आने के लिए, ठीक है। तो 1900 लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। और पहले ये किसान थे जिन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है मंच से भाषण दिया था, ठीक है। और इन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट भी किया था। सिद्धू कानू, तो सिद्धू कानू नहीं भाई, सिद्धू कानू तो आपके संथाल विद्रोह से जुड़े हुए हैं। संथाल विद्रोह से कौन, तो संथाल विद्रोह से याद रख लीजिएगा सिद्धू कानू जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह याद रख लेना है सरदार पटेल, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो याद रख लीजिएगा इसे बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली की महिलाओं, बारदोली की महिला ने जो है सरदार पटेल को जो है सरदार का उपाधि दिया था। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेना है आपको। धर्मो रक्षति रक्षिता ध्येय वाक्य किसका है, तो भाई देखो यहाँ पर धर्मो रक्षति रक्षिता, तो ये ध्येय वाक्य किसका है बताओ तो आप लोग। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का है। तो भाई सर्वोच्च न्यायालय जो कि आपके आर्टिकल 124 में है, आर्टिकल कितना, तो आर्टिकल 124 में आपका सर्वोच्च न्यायालय है। और ये सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 टाइप का रिट जारी करता है। क्या जारी करता है, तो 5 टाइप का रिट जारी करता है। और रिट को ही भाई न्याय का झरना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिट को न्याय का झरना भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय का झरना किसे कहा जाता है, तो रिट को। और रिट कौन जारी करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ही जारी करता है। आपका सर्वोच्च न्यायालय कितने में है, तो आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस करा गया है, ठीक है। सर्वो धर्मो रक्षति रक्षिता जो है वो ध्येय वाक्य किसका है, तो याद रख लीजिएगा अनुसंधान और विश्लेषण विंग, जिसे कि रॉ भी कहा जाता है, RAW। तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग का जो है ध्येय वाक्य है वो है धर्मो रक्षति रक्षिता,
ठीक है, ध्यान रख लेना है। असहयोग आंदोलन को बंद कब किया गया, तो याद रख लेना है कि असहयोग आंदोलन, तो भाई असहयोग आंदोलन, पहली बात यही याद रख लेना है कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट किसने किया था, किसने चलाया था असहयोग आंदोलन। तो याद रख लीजिएगा, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने किया था। कब किया था, तो देखो ये जो असहयोग आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। बट इसे जो है आपके 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया गया था, तो चौरा चौरी कांड के वजह से जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इसे बंद कब किया गया है, तो याद रख लेना है 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को जो है जो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। क्यों, तो चौरी चौरा कांड के वजह से। और ये चौरी चौरा कांड क्या था भाई, तो देखो चौरी चौरा कांड एक्चुअली एक घटना हुआ था जिसमें कि एक चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में एक जगह के नाम है। ठीक है, जगह का नाम है चौरी चौरा। तो वहीं पर क्या हुआ था कि जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे ना आदमी सब, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो उसमें क्या किए थे कि जो वहाँ का पुलिस था, पुलिस लोगों ने जो है वहाँ के लोगों पर हमला कर दिया था, जिस वजह से जो है वो लोग उग्र होकर के पुलिस थाने में आग लगा दिए थे, और जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी का डेथ हो गया था। 22 पुलिसमैन क्या हुआ था, तो डेथ कर गया था, मर गया था थाना में जलकर। इसी वजह से जो है 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। गांधी जी ने बंद कर दिया था। ठीक है, तो गांधी जी ने बंद किया था 12 फरवरी 1922 को। और जब असहयोग आंदोलन बंद कर रहे थे तो गांधी जी कहाँ पर थे, तो गांधी जी उस समय जो है आपके कहाँ पे थे, तो बारदोली गुजरात में थे गांधी जी। ठीक है, कहाँ पर थे, तो बारदोली गुजरात में थे। और इन्होंने वहीं पर से घोषणा किया कि असहयोग आंदोलन को अब बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड हुआ कब था, तो चौरी चौरा कांड याद रख लीजिएगा 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड देखने को मिला था, जिसमें कि आपके 22 पुलिसकर्मी डेथ कर गए थे, और जिसके बाद जो है महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी बड़ी भूल भी बताया था। क्या बताया, तो हिमालय जैसी बड़ी भूल भी असहयोग आंदोलन को ही बताया था गांधी जी ने। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी का प्रथम सफल राष्ट्रीय आंदोलन कौन था, तो गांधी का प्रथम जो है सफल राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम सफल राष्ट्रीय आंदोलन पूछ ले, प्रथम सफल राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय अगर पूछ ले तो राष्ट्रीय आंदोलन है आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद एक बात ध्यान में जरूर रख लेंगे, बिहार ही पहला राज्य था जहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार क्या था, तो फर्स्ट स्टेट था, फर्स्ट स्टेट था जहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन का समर्थन किसने किसने करा था, तो समर्थन याद रख लीजिएगा किसने किया था, तो जमींदार ने किया था, जमींदार ने किया था। व्यापारी लोग ने करा था, किसने करा था, तो जमींदार ने, व्यापारी लोग ने करा था। युवाओं ने करा था जो है इसका समर्थन, महिला ने करा था असहयोग आंदोलन का समर्थन। तो ये सभी जो है असहयोग आंदोलन के समर्थन से जुड़े हुए थे। किसान ने भी असहयोग आंदोलन का समर्थन किया है, युवा जो थे, युवा वर्ग भी जो है आपके असहयोग आंदोलन के समर्थन में थे, और छात्र जो थे भाई वो भी असहयोग आंदोलन का सपोर्ट कर रहे थे। तो समर्थन किसने किया है ये भी पूछा जा सकता है। तो असहयोग आंदोलन को बंद पूछे तो याद रख लीजिएगा 12 फरवरी 1900, देखो यहाँ पर 20 दे दिया है, तो देखो यहाँ पर भाई 12 फरवरी 1920 को, 1 अगस्त 1920 नहीं, 12 फरवरी 1920 नहीं, 24 फरवरी 1927 नहीं, एक से अधिक नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर कोई नहीं होगा, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो 12 फरवरी 1922 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, चौरी चौरा कांड बंद हुआ था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट में सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। तो देखो सूची 1 को सूची 2 से, तो देखो वाम मोर्चा किससे रिलेटेड है, तो ये भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ऐसा प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो वाम मोर्चा जो है ये किससे है, तो गरीबी हटाओ, तो नहीं भाई, ये हो जाएगा आपका जोतने वालों को भूमि। वाम मोर्चा क्या, तो जोतने वालों को भूमि। कांग्रेस क्या हो जाएगा, तो कांग्रेस आपका हो जाएगा गरीबी हटाओ से। कांग्रेस किससे, तो गरीबी हटाओ से। जनता दल किससे होगा, तो जनता दल तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा नहीं, ये हो जाएगा लोकतंत्र बचाओ से जनता दल। और एनटी राम राव हो जाएगा ये आपका तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा से। ठीक है, तो तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा से, तो ये इसका करेक्ट पेयर है, आप लोग देख लीजिएगा।
द ब्यूटीफुल ट्री की रचना किसने की? तो वही देखो, बुक से तो एक कोई प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर है, कंफर्म है, श्योर है एकदम कि पूछ ही लेगा। तो ध्यान में रखिए इसको। और मैं यहाँ पर एक सेकंड के लिए रुक जाना, मैं आ रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन है, द ब्यूटीफुल ट्री की रचना किसने की? गांधी जी ने। तो भाई गांधी जी ने तो नहीं करा है। इन्होंने क्या करा था, तो याद रख लीजिएगा, गांधी जी से एक कुछ बुक को याद रख लीजिएगा। एक याद रख लीजिएगा, नवजीवन। नवजीवन हरिजन। नवजीवन हरिजन। यंग इंडिया। यंग इंडिया। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। ठीक है। एक याद रख लीजिएगा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। एक हिंद स्वराज। एक याद रख लीजिएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये क्या था, ये द ब्यूटीफुल ट्री की रचना किसने कर रही है? तो भाई महात्मा गांधी ने नहीं, तिलक ने। तो तिलक ने भी नहीं करा है। तिलक ने तो करा था किसका? तो मराठा और केसरी का। मराठा और केसरी, बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को एकमात्र मुस्लिम जिनने कांधा दिया था, उनका नाम था शौकत अली। ये भी प्रश्न जरूर पूछ सकता है आपसे। तो बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को एकमात्र मुस्लिम जिन्होंने कांधा दिया था डेथ करने के बाद, तो भाई वो हो जाते हैं आपके शौकत अली। ठीक है। धर्मपाल। तो धर्मपाल जो है ये आपके हो जाते हैं, द ब्यूटीफुल ट्री की रचना किसने की है? तो धर्मपाल ने कर रखी है द ब्यूटीफुल ट्री की रचना। अच्छा, एक पूछा जाएगा आपसे कि मराठा किस भाषा में लिखा जाता था? तो मराठा इंग्लिश भाषा में लिखा जाता था। एंड केसरी किस भाषा में? तो केसरी जो है मराठी भाषा में लिखा जाता था। बिहार में शराबबंदी और चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो देखो, बिहार में शराबबंदी और चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन के दौरान? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था। अ, अगस्त प्रस्ताव के हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, एक से अधिक या कोई नहीं। तो भाई ये हुआ था आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को कब मिला है? तो भाई ये देखने को मिला है 1930 में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को मिल गया था। इसी समय जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, इसी समय जो है इंदिरा इंदिरा गांधी, जो कि आपके यहाँ की भारत की जो है प्रधानमंत्री रह चुकी है। ये 4077 दिन के लिए जो है ये हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर रही थी। 4077 दिन के लिए देश की प्राइम मिनिस्टर रही थी हमारी। कितने दिन के लिए? तो 4077 दिन के लिए हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर रही थी इंदिरा गांधी। ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने जो है आपके बंगाल में जो है एक वानरी और मंजरी सेना भी बनाई थी। कहाँ पर? तो बंगाल में कौन सी सेना? तो वानरी सेना। वानरी सेना किसके लिए? तो वानरी सेना लड़कों के लिए सेना थी। और एक सेना थी मंजरी। मंजरी सेना। मंजरी सेना जो कि आपकी लड़कियों के लिए सेना बनाई गई थी। ये बंगाल में सेना बनाया गया था, वानरी सेना और मंजरी सेना। और ये कब बनाया गया था? तो ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बनाया गया था। बिहार में शराबबंदी और चौकीदारी कर का भी विरोध किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और सविनय अवज्ञा आंदोलन से याद रख लीजिएगा, इस समय एक दांडी मार्च। ठीक है। तो दांडी मार्च को भी जरूर याद रख लीजिएगा। ये दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रख लेना है, 12 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 में ये स्टार्ट हुआ। और ये चला कब तक था? तो 6 अप्रैल 1930 तक जो है दांडी मार्च चला था। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक की यात्रा थी? तो याद रख लीजिएगा, ये साबरमती आश्रम से, साबरमती से साबरमती से कहाँ तक की? तो दांडी गुजरात तक की यात्रा थी। दांडी। दांडी में कहाँ? तो नौसारी जिला, गुजरात में एक नौसारी जिला पड़ता है, वहां तक की यात्रा थी। ठीक है। तो ये यात्रा थी वहां तक की, याद रख लीजिएगा दांडी में। इसमें कितने लोग शामिल थे? तो 79 लोग शामिल थे। गांधी जी को मिलाकर कितने लोग? तो 79 लोग शामिल थे दांडी यात्रा में। पूछ लेता है कितने पर्सन इसमें भाई इंक्लूडेड थे? तो 79% वेर इंक्लूडेड इन दिस दांडी मार्च। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट मच। ये कितने दिन की यात्रा थी? तो याद रख लीजिएगा 24 दिन की यात्रा थी। ये 24 डेज की यात्रा ये वाली हो रही है आपकी दांडी मार्च, 24 डेज की। इसमें जो है एक आदमी जो है बिहार से भी थे। एक बिहार से भी थे। एक आदमी कहाँ से थे? तो बिहार से भी थे, जिनका नाम था रामधारी चौधरी। क्या नाम था? तो रामधारी चौधरी, जो कि आपके बिहार से हुआ करते थे दांडी
मार्च में। तो दांडी मार्च में एक बिहार से आदमी शामिल थे, उनका नाम था रामधारी चौधरी। इनको कारो बाबू या मैथिल गांधी के भी नाम से जाना जाता था, कारो बाबू या मैथिल गांधी के नाम से भी जाना जाता था। दांडी मार्च से एक बात और याद यहाँ पे रख लोगे, ये कितने किलोमीटर की यात्रा थे, तो 385 किलोमीटर की ये यात्रा थी। कितने किलोमीटर की, तो 385 किलोमीटर की यात्रा थी, या फिर इसी को 241 मील भी कह दिया जाता है। तो 385 किलोमीटर या 241 मील की ये यात्रा थी। तो आई होप कि दांडी मार्च से जुड़ा हुआ जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा। एक याद रख लीजिएगा, त्रिचिनपल्ली के वेद नारायण से किसने किया था इसका नेतृत्व, तो याद रख लीजिएगा सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। तो ये कहाँ से किया था, तो ये त्रिचनपल्ली के वेद नारायण से, क्या त्रिचनपल्ली के वेद नारायणम से, वेद नारायणयम से, ठीक है। तो इन्होंने जो है नेतृत्व किया था दांडी मार्च का। एक आपसे पूछ लेगा कि पश्चिमोत्तर भारत से किसने नेतृत्व किया है, तो पश्चिमोत्तर भारत से याद रख लीजिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व किया है। दांडी मार्च का नेतृत्व पश्चिमोत्तर भारत से किसने, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसे बादशाह खान भी कहा जाता था, और इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। आई होप क्लियर हो रखा होगा यहाँ तक। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की अध्यक्षता किसने की। तो देखो भाई, राष्ट्रीय योजना समिति की अध्यक्षता पूछ रखा है आपसे, तो राष्ट्रीय योजना समिति, तो ये राष्ट्रीय योजना समिति की अध्यक्षता पूछ ले तो भाई याद रख लीजिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने भाई इसकी अध्यक्षता नहीं की है, इन्होंने तो इसका क्या किया था, स्थापित किया था। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने करी है, तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था, तो 1938 में, 1938 में जो है राष्ट्रीय योजना समिति स्थापित हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन अध्यक्षता पूछ ले तो अध्यक्षता इसका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्षता किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन स्पेक्टेटर की रचना किसने की, तो भाई इंडियन स्पेक्टेटर की रचना किसने कर रखी है, तो इंडियन स्पेक्टेटर की रचना बहराम जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, गांधी जी ने, एक से अधिक ने, कोई भी नहीं। तो भाई इंडियन स्पेक्टेटर की रचना जो है वो बहराम जी की रचना है, इंडियन स्पेक्टेटर। एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी से याद रख लीजिएगा, एक एडवोकेट ऑफ इंडिया, एडवोकेट ऑफ इंडिया, एडवोकेट ऑफ इंडिया की रचना किसने करी है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। गांधी जी ने एक इनसे याद रख लीजिएगा, यंग इंडिया की रचना करी है, यंग इंडिया। और पीछे तो मैंने डिस्कस कर भी रखा है, इसलिए ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा अभी। बिहार के किस जनजाति ने गया अधिवेशन में भाग लिया, तो वही देखो गया अधिवेशन, जो गया अधिवेशन आपको कब देखने को मिला था, तो ये गया अधिवेशन 1922 में देखने को मिला है, जिसकी अध्यक्षता CR दास, चित्तरंजन दास ने करी है। तो गया अधिवेशन वही गया अधिवेशन है जो 1922 में देखने को मिला और जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने कर रखी है। और इसी गया अधिवेशन में ये डिसाइड हुआ था कि जो है 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज दल की स्थापना होगी। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की गई। तो इसी गया अधिवेशन में डिसीजन लिया गया था स्वराज दल की स्थापना की, और 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज दल बनाया गया था इलाहाबाद में। कहाँ पर, तो इलाहाबाद में जो है स्वराज दल का स्थापना किया गया था। और इस स्वराज दल के जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष कौन बने थे, तो अध्यक्ष बने थे CR दास, जिसको कहते हैं चित्तरंजन दास। तो अध्यक्ष CR दास और सचिव जो बने थे वो बने थे मोतीलाल नेहरू। कौन बने थे, तो सचिव मोतीलाल नेहरू बने थे सचिव, ध्यान में रख लेना है। पूछा है बिहार के किस जनजाति ने गया अधिवेशन में भाग लिया, तो भाई मुसलमान ने, उरांव ने, धुनिया ने, एक से अधिक ने, कोई नहीं। तो देखो भाग लिया पूछा है आपसे, तो लिया में देखो मुसलमान ने तो भाग नहीं लिया था, उरांव इसमें जो है वो भाग लिए थे, उरांव ने भाग लिया था, धुनिया ने भी भाग नहीं लिया था। कौन कौन जाति इसमें शामिल थी याद रख लीजिएगा, एक तो याद रख लीजिएगा खड़िया, खड़िया हो, संथाल, मुंडा, उरांव, चेरो, बेगा, मुर्मू, कोल, फोर। तो ये सभी क्या थे इसमें शामिल थे 1922 के गया अधिवेशन में। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि स्वराज दल का तो स्थापना एक इलाहाबाद में याद आप लोग रखते हो, एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि बिहार में स्वराज दल का स्थापना किया किसने किया। तो बिहार में स्वराज दल का तो एक स्थापना हुआ था इलाहाबाद में, लेकिन अगर बिहार में स्वराज दल का स्थापना पूछ ले तो याद रख लीजिएगा श्री
कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ने जो है बिहार में स्वराज दल का स्थापना किया। ये श्री कृष्ण सिंह वही शख्स है जो कि बिहार के पहले सीएम रह चुके हैं, बिहार के फर्स्ट सीएम श्री कृष्ण सिंह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के बिहार से पहले सत्याग्रही, बिहार से व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, ध्यान में रख लेना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि आपका स्टार्ट कब हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। ये कहाँ से? तो पवनार महाराष्ट्र से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो पवनार महाराष्ट्र से जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट किसने किया था? तो गांधी जी ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? तो अगस्त प्रस्ताव जो है फेल हो गया था, असफल हो गया था, इसीलिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, तो दिल्ली चलो आंदोलन किसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को। आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही याद रख लीजिएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन हो जाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। एंड थर्ड सत्याग्रही आपसे पूछा जाए तो ब्रह्मदत्त को याद रख लेना है। ब्रह्मदत्त को याद रख लेना है। और बिहार से अगर पूछा जाए कि बिहार से पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, तो श्री कृष्ण सिंह, पीछे भी डिस्कस कर रखा है आपसे, बिहार के पहले सीएम। और यही जो थे बिहार से व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही भी थे। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो वही हुंकार पत्रिका, तो सहजानंद सरस्वती तो इससे भी जुड़े हैं, यमुना काटजी भी जुड़े हैं और राहुल संकृत्यान भी जुड़े हुए हैं। तो देखो बीपीएससी का क्वेश्चन था, इसीलिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है एक से अधिक, तो एक से अधिक यहाँ पर आंसर हो गया। लेकिन अगर सहजानंद सरस्वती दिया रहे और यमुना काटजी और राहुल संकृत्यान नहीं दिया रहे, तो आपको सहजानंद सरस्वती के साथ जाना होगा, क्योंकि हुंकार पत्रिका मेनली जो है सहजानंद सरस्वती ने ही लिख रखा था भाई। लेकिन अकॉर्डिंग टू बीपीएससी यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन भी रहता है, तो 3 ऑप्शन अगर आपको ये सहजानंद सरस्वती, यमुना काटजी और राहुल संकृत्यान का देखने को मिलता है, तो तीनों के साथ आपको जाना होगा। यहाँ पर अगर राहुल सहजानंद सरस्वती के साथ सिर्फ चले जाओगे तो गलत हो जाना है आंसर आपका, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है एक से अधिक, तो तीनों लगाना होगा। लेकिन यहीं अगर ये यमुना काटजी और राहुल संकृत्यान नहीं रहता, तो आप सहजानंद सरस्वती के साथ जाते तो बिल्कुल ही वो करेक्ट होता। ये हुंकार पत्रिका आखिर कब प्रकाशित किया गया? तो याद रख लीजिएगा 1940 में। डेट भी जरूर याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट भी याद रखना है आपको। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? तो देखो होम रूल आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक ने भी स्टार्ट किया है और एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट किया है। होम रूल आंदोलन का मतलब क्या था? मतलब कि स्वशासन की मांग करी गई थी इसमें। तो इसमें क्या किया था तो ब्रिटिश शासन से जो है स्वशासन की मांग करी गई थी, यही था होम रूल आंदोलन। तो इसको जो पूछा है आप में कि बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र से नेतृत्व किया, नहीं पुणे से नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का। और पहले जो होम रूल आंदोलन स्टार्ट किए थे तो यही स्टार्ट किए थे। स्टार्ट पहले कौन किया था होम रूल आंदोलन? तो स्टार्ट सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। कब? तो 28 अप्रैल 1916 को इन्होंने स्टार्ट किया। 28 अप्रैल 1916 को जो है पुणे से इन्होंने होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया था। इनकी पत्रिका याद रख लीजिएगा केसरी और मराठा। ठीक है, आपसे अगर इसका कार्य क्षेत्र पूछ ले, कार्य क्षेत्र, तो याद रख लीजिएगा मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, बरार, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो ये इसका कार्य क्षेत्र था, महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें अगर शाखा आपसे पूछा जाए कि इसमें शाखा कितने थे, तो 6 शाखा थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वही कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का स्टार्ट कहाँ से किया था? तो एनी बेसेंट से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एनी बेसेंट ने भी होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया था। इन्होंने स्टार्ट कब किया है? तो सितंबर 1916 में इन्होंने स्टार्ट किया है। देखो बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्टार्ट किया। तो एनी बेसेंट ने बाद में होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया, भाई यह ध्यान में रख लेना है। और ये स्टार्ट कहाँ से किया गया था? तो मद्रास के अडियार से, मद्रास के अडियार से जो है होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया गया था। इनकी एक पत्रिका भी नाम याद रख लीजिएगा, जो मैगजीन था वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ था। एनी बेसेंट की पत्रिका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ
वेल, ये प्रश्न पूछा गया था। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? तो एनी बेसेंट की पत्रिका है। इनका कार्य क्षेत्र अगर पूछ ले आपसे कि एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र क्या है, तो देखो इसमें आप क्या लिख देना है कि ये संपूर्ण भारत तक फैला हुआ था, लेकिन तिलक के एरिया को छोड़कर ये होता था। ठीक है, तो एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था वो संपूर्ण भारत में था, लेकिन तिलक के एरिया को छोड़कर। इसमें शाखा कितने थे? तो 200 से ज्यादा इसमें शाखा थे, तो 200 प्लस इसमें शाखा थे भाई। और इसमें जो सदस्य थे वो अप्रोक्स 27,000 सदस्य हुआ करते थे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछ लेगा आपसे कि अमेरिका में होम रूल आंदोलन का स्टार्ट किसने किया? अमेरिका, तो अमेरिका में होम रूल आंदोलन का स्टार्ट किसने किया है? तो याद रख लीजिएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत। तो अमेरिका में होम रूल आंदोलन किसने स्टार्ट किया? लाला लाजपत राय ने 1915 में। ठीक है। नेक्स्ट पूछ ले आपसे कि लंदन में होम रूल आंदोलन किसने स्टार्ट किया है? तो लंदन में ग्राहम पोल। याद रख लीजिए, ग्राहम पोल, ग्राहम पोल, ग्राहम पोल ने ये 1912 में स्टार्ट किया था। और एक पूछ लेगा आपसे, बिहार में होम रूल आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? बिहार वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मजरूल हक याद रख लेना है, मजरूल हक। ठीक है, मजरूल हक ने। एक सेकंड रुको भाई, कॉल आ रहा है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ बोलिए भैया। तो चलिए फिर हमारा अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो भाई देखो यहाँ पर पूछ रखा है आपसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो देखो क्या पूछ रखा है आपसे कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, एक से अधिक है, कोई नहीं। तो याद रख लीजिएगा, जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है या पृथ्वी का बहन जिसे कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है। किसे? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रहण हो या फिर पृथ्वी का बहन हो, ये किसे कहा जाता है? तो शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह भी अगर पूछ ले कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो ये भी शुक्र है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो 96% है, इसीलिए ये जो है सबसे गर्म ग्रह हो जाता है। इसे जो है सुबह का तारा और सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। सुबह का तारा और सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। सुबह का तारा और सांझ का तारा के नाम से किसे जाना जाता है? तो शुक्र को जाना जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछे आपसे, तो सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है, एंड इसे जो है पृथ्वी का बहन के नाम से भी जाना जाता है। मंगल से याद रख लीजिएगा, मंगल को भाई जो है रेड प्लेनेट कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लेनेट कहा जाता है मंगल को। क्यों इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है? क्योंकि देखो यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड है, वही आयरन ऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसे लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मंगल जो होता है भाई, मार्स जो, उसे कितने उपग्रह हैं? तो दो उपग्रह हैं। कौन कौन? तो याद रखिएगा, फिबोस और डीमोस, फिबोस और डीमोस, डीमोस, फिबोस और डीमोस, या फेबोस भी कह सकते हो। तो फेबोस और डीमोस ये दो उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो भी आपके मंगल में है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत वो भी आपके मंगल में प्रेजेंट है, और उसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी मंगल में ही आपका सिचुएटेड है, ध्यान में रख लेना है। एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो भी मंगल में ही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलेम्स मेसी, ये भी मंगल में है। मंगल में क्या है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलेम्स मेसी। मेसी है तो मंगल है, मंगल में क्या है? तो मेसी ज्वालामुखी है। मंगल में क्या है? तो मेसी ज्वालामुखी है। ट्रिक से याद रख लेना, मंगल में मेसी ज्वालामुखी है, तो ओलेम्स मेसी जो ज्वालामुखी है वो मंगल में सिचुएटेड है, ध्यान में जरूर रख लेना है। बृहस्पति अगर पूछा जाए, बृहस्पति से यहाँ पर याद रख लेना है, जो बृहस्पति है मैं डिस्कस कर ही देता हूँ आपको यहाँ पर। बृहस्पति जो है ये सबसे आपका बड़ा ग्रह है। आपसे सबसे पूछ ले कि वीकेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति। अगर उपग्रह की बात करी जाए तो इसमें उपग्रह कितने हो जाते हैं? तो उपग्रह इसमें 63 उपग्रह हैं। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो गैनीमेड है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। और ये गैनीमेड भी जो है आपके बृहस्पति में ही सिचुएटेड है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड,
जो कि आपके बृहस्पति में सिचुएटेड है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो है वृहत लाल धब्बा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेड स्पॉट पाया जाता है, वृहत लाल धब्बा पाया जाता है, वृहत लाल धब्बा पाया जाता है, रेड स्पॉट पाया जाता है बृहस्पति में। ये भी प्रश्न पूछ लेता है आपसे। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेनेट कितने हैं टोटल, तो प्लेनेट टोटल 8 हो जाते हैं। कितने प्लेनेट है? तो 8 प्लेनेट है। कौन कौन सा? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मरकरी, एक बार और याद रख लीजिएगा, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 प्लेनेट है आपके सौरमंडल में। मरकरी क्या है? तो मरकरी जो है सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? तो सबसे छोटा ग्रह है मरकरी, सबसे छोटा ग्रह है। और ये किधर से किधर घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व घूमता है, वेस्ट से ईस्ट घूमता है, पश्चिम से पूर्व घूमता है, पश्चिम से पूर्व घूमता है, ध्यान में रख लीजिए, पश्चिम से पूर्व घूमता है। अर्थ जो है भाई, अर्थ में जो है 71% क्या है? तो वाटर है, 71% वाटर है, इसीलिए जो है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से दिन रात होता है और मौसम चेंज होता है। तो ये प्रश्न पूछ लेगा कि जो है दिन रात और मौसम चेंज जो होता है वो किस वजह से होता है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, इसी वजह से जो है दिन रात और मौसम चेंज होता है। ठीक है, इसका जो है एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ध्यान में रख लेना है आपका। ठीक है, सेटर्न से याद रख लीजिएगा, इसका जो है घनत्व सबसे कम है। सबसे कम घनत्व वाला कौन है? तो आपके जो है कम घनत्व किसका हो जाता है? सेटर्न, शनि का हो जाता है। और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। अगर सबसे ज्यादा उपग्रह आपसे, सबसे ज्यादा आपका पूछ ले कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा घनत्व हो जाता है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका? तो सबसे ज्यादा घनत्व जो है पृथ्वी का हो जाता है। और सबसे कम घनत्व जो है सैटर्न का हो जाता है, शनि का हो जाता है। ठीक है, यूरेनस क्या है? तो यूरेनस जो है आपका हरा ग्रह है। यूरेनस क्या है? तो हरा ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर जो है भाई मीथेन ज्यादा है, इसीलिए इसे हरा ग्रह कहा जाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह, लुढ़कता ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह या लुढ़कता ग्रह भी यूरेनस को कहा जाता है, क्योंकि ये 97 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेपच्यून में क्या याद रख लीजिएगा, तो इसमें बहुत ठंडी मीथेन मिलती है। क्या मिलती है? तो बहुत ठंडी मीथेन, सुपर कूल्ड मीथेन इसमें मिलता है आपके नेपच्यून में। सुपर कूल्ड मीथेन नेपच्यून में मिलता है, ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। तो ये सभी जो है आपके यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से जायद फसल के उदाहरण है। तो जायद फसल का उदाहरण कौन कौन सा है पूछा है आपसे? तरबूज, गेहूं, धान, एक से अधिक कोई नहीं। तो भाई जायद फसल का एग्जाम्पल यहाँ पे बस एक ही देखने को मिल रहा है, तरबूज देखने को मिल रहा है। देखो फसल याद रख लेना 3 आप लोग, एक तो याद रख लेना रबी, दूसरा याद रख लेना खरीफ, और तीसरा याद रख लेना जायद। रबी, खरीफ और जायद। ये रबी फसल कब होता है? तो देखो ये बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के मंथ में। अक्टूबर नवंबर के मंथ में रबी फसल बोया जाता है। खरीफ फसल कब? तो जून जुलाई के मंथ में बोया जाता है, जून जुलाई के मंथ में। और जायद फसल कब? तो मार्च अप्रैल के मंथ में बोया जाता है, मार्च अप्रैल के मंथ में बोया जाता है। देखो रबी फसल जो है ये सर्दी के टाइम पर होने वाला फसल है, जितने भी फसल सर्दी के टाइम पर होते हैं वो रबी फसल कहलाते हैं। खरीफ फसल क्या है? तो जितने भी फसल जो है वो बरसात के टाइम पर, वर्षा रेनी सीजन में होते हैं, वो सभी खरीफ फसल। और जायद फसल, जितने भी फसल गर्मी के टाइम पर बोए जाते हैं, सभी जायद फसल होते हैं। रबी फसल कौन कौन से? जो सर्दी के टाइम पर, सर्दी के टाइम पे क्या क्या बोया जाता है? तो भाई देखो मटर बोते हो सर्दी के टाइम पर, चना बोते हो सर्दी के टाइम पर, गेहूं बोते हो सर्दी के टाइम पर, जौ बोते हो सर्दी के टाइम पर, सरसों बोते हो कब भाई? तो सर्दी के टाइम पर, आलू बोते हो सर्दी के टाइम पर, गाजर बोते हो सर्दी के टाइम पर, ये सभी क्या है? तो रबी फसल है। मूली बोते हो सर्दी के टाइम पर, तो ये सभी क्या है? रबी क्रॉप्स हैं। अगर खरीफ पूछा जाए तो खरीफ में कौन कौन सा? तो देखो बरसात के टाइम पर आप लोग धान लगाते हो, धान अभी लगा रहे हो ना, तो बरसात का समय है, धान लगाते हो। मक्का भी लगता है बरसात के समय, बाजरा भी लगता है बरसात के समय ही, ज्वार भी लगता है बरसात के समय ही, कपास भी लगता है बरसात के समय ही, मूंगफली भी लगता है बरसात के समय ही, मूंगफली। और अरहर भी लगता है बरसात के समय ही। ठीक है, जायद फसल क्या है? जितने भी गर्मी में मतलब होने वाला फसल का मतलब है जितने भी पानी वाले फल हो जाएंगे, पानी वाले फल जो मिलते हैं, जैसे तरबूज ले लो, खरबूज ले लो, खीरा ले लो, खीरा ले लो, ककड़ी ले लो, ककड़ी, तोरई, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है आपके गर्मी में मिलने वाले
फसल हो जाते हैं। आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा और यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। भारत पेट्रोलियम क्षेत्र इनमें से है, तो भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र देखो केजी बेसिन है, लुनार क्षेत्र है, सुरमा घाटी है, एक से अधिक है या फिर कोई नहीं। तो देखो केजी बेसिन भी आपका जो है पेट्रोलियम क्षेत्र है। और ये केजी बेसिन कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में ये सिचुएटेड है। बंगाल की खाड़ी में है आपका केजी बेसिन, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। लुनार क्षेत्र जो है ये आपका, लुनार क्षेत्र जो है ये आपके गुजरात में है। लुनार क्षेत्र कहाँ पर, तो गुजरात में है। तो ये भी आपका भारत का पेट्रोलियम क्षेत्र है। और सुरमा घाटी, जो सुरमा घाटी ये है आपके असम में है। सुरमा घाटी कहाँ, तो असम में, लुनार क्षेत्र गुजरात में, और केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में। तो एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि सभी के सभी पेट्रोलियम क्षेत्र हैं यहाँ पर। महासागरीय परपट्टी पर प्रमुख खनिज हैं, तो देखो महासागरीय परपट्टी पर का प्रमुख खनिज कौन कौन सा हो जाता है, सिलिका और आयरन, सिलिका और अल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, लैंडफिल से उत्पन्न होने वाली गैस है, तो देखो लैंडफिल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एक से अधिक होता है। तो देखो भाई लैंडफिल से अगर पूछा जाए, तो लैंडफिल से उत्पन्न होने वाला मेन गैस अगर पूछ ले तो वो मीथेन हो जाता है। मीथेन लैंडफिल से उत्पन्न होने वाला मेन गैस मीथेन। और ये मीथेन गैस जो है गाय, जो चौपाई होते हैं, चौपाई के मुंह से भी ये निकलता है। चौपाइयों के मुंह से भी जो है, चौपाई मतलब क्या, जिसका चार पैर होता है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, ये सभी के मुंह से भी जो है आपका मीथेन गैस निकलेगा। उसके बाद जो होता है ये धान के खेत, धान के खेत से भी निकलेगा। उसके बाद ये गोबर से भी निकलता है मीथेन गैस जो है, गोबर से भी मीथेन गैस निकलता है। ये ध्यान में जरूर रख लीजिएगा, ठीक है, गोबर से भी निकलता है आपका मीथेन गैस। और ये चौपायों से निकलता है। और लैंडफिल से भी मेन गैस क्या है, तो मीथेन है। तो ये सभी आपको ध्यान में जरूर रख लेने हैं मेरे भाइयों, ठीक है। एक आपसे पूछ लेता है, हाँ, एक आर्द्र भूमि स्थल, जो वेटलैंड एरिया होता है, वेटलैंड एरिया से भी आपका देखने को मिलता है, वेटलैंड एरिया से भी मीथेन निकलता है। नेक्स्ट, पारितंत्र का ऊर्जा प्रवाह होता है, तो पारितंत्र का ऊर्जा प्रवाह जो है एक दिशा, बिल्कुल यही एक दिशा में। पारितंत्र का ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है, दो दिशिक नहीं होता है, त्रिदिशिक नहीं होता है, एक ही दिशा में जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है, ट्रांसफर होता है, याद रख लेना है इसको। किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य है, तो देखो उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग धैर्य पूछ ले तो याद रख लीजिएगा, ये पैरा बैगनी किरण के पास है, पारा बैगनी किरण के पास है। निम्न में कौन सा गैस से भू रासायनिक चक्र नहीं है, देखो भू रासायनिक चक्र नहीं पूछ रखा है। तो देखो बायो जियो केमिकल साइकिल की बात करी गई है, तो याद रख लीजिएगा जो बायो जियो केमिकल साइकिल होता है भाई, वो आपको दो तरह से याद रख लेना है। एक तो होता है, एक तो हो जाता है गैसीय चक्र, गैसीय चक्र, और एक हो जाता है अवसादी चक्र, जिसे सेडिमेंट्री साइकिल कहते हो, अवसादी चक्र। तो गैसीय चक्र में कौन कौन से आ जाते हैं, तो याद रख लेना है, जो है कार्बन चक्र है वो एक गैसीय चक्र है। दूसरा याद रख लीजिएगा जल चक्र जो है वो भी एक गैसीय चक्र है। और थर्ड याद रख लीजिएगा नाइट्रोजन चक्र जो है वो भी गैसीय चक्र है। अगर एक चक्र याद रख लेते हो आप लोग, तो दूसरा तो आपको इजिली याद रह जाएगा, उसे आप लोग एलिमिनेट करके बना ही सकते हो। तो गैसीय चक्र है कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र। अवसादी चक्र में कौन कौन से आ जाएंगे, तो फॉस्फोरस चक्र जो है वो अवसादी चक्र का एग्जाम्पल है। दूसरा है कैल्शियम चक्र भी वो अवसादी चक्र का एग्जाम्पल है। और थर्ड जो है सल्फर चक्र भी अवसादी चक्र का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो भू रासायनिक चक्र में पूछा है कौन से गैस से भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो भू रासायनिक चक्र कौन सा गैस नहीं है, तो देखो फॉस्फोरस चक्र तो आपका अवसादी चक्र है, कार्बन चक्र आपका गैसीय चक्र है, जल चक्र आपका गैसीय चक्र है। गैस जो है भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो देखो गैस में पूछा था, तो गैस जो है आपका फॉस्फोरस चक्र जो है आपका एक जो है वो आपका अवसादी चक्र है, ये तो गैसीय चक्र नहीं है भाई। और ये कार्बन चक्र और जल चक्र जो है आपका गैसीय चक्र है, ध्यान में रख लेना है। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर में है, तो देखो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषीय स्तर में स्वपोषी, यही बिल्कुल यही करेक्ट होते हैं। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो उनके पास जो है क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसी वजह से वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसीलिए वो पहले पोषीय स्तर में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, ध्यान में रख लेना है।
चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो देखो चिपको आंदोलन, जो भाई चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? अमृता देवी बिश्नोई ने नहीं, मेधा पाटेकर ने नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये जो है चिपको आंदोलन, ये हुआ कब था? तो भाई 1970 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो 1970 के उत्तराखंड के चमोली जिला में देखने को मिला था। चमोली जिला में देखने को मिला था। और इसमें शामिल कौन कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा के साथ जो है गौरा देवी, सुदेशा देवी, गौरा देवी, सुदेशा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट इसमें शामिल थे। चंडी प्रसाद भट्ट जो है इस चिपको आंदोलन में शामिल थे, ध्यान में रख लेना है आपको। ये जो आपके सुंदरलाल बहुगुणा है भाई, ये टिहरी बांध परियोजना में भी सक्रिय रहे थे। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया है, उसमें भी ये सक्रिय रह चुके हैं। मेधा पाटेकर से याद रख लेना, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी मेधा पाटेकर। और अमृता देवी बिश्नोई जो है ये आपके एपिको आंदोलन से जुड़ी हुई थी। एपिको आंदोलन, और ये एपिको आंदोलन भी एक तरह का चिपको आंदोलन के टाइप का ही था भाई। अच्छा, अमृता देवी बिश्नोई एपिको आंदोलन से नहीं थी भाई, देखो मैं भूल से यहाँ एपिको आंदोलन कह दे रहा हूँ। अमृता देवी बिश्नोई से देखो याद आ गया मुझे, ये भी एक चिपको आंदोलन टाइप का ही चलाई थी। लेकिन कहाँ पर? तो हाँ देखो, राजस्थान की खेजड़ली में ये चलाई थी। राजस्थान के खेजड़ली में ये चलाई थी। ये भी एक जो है चिपको आंदोलन टाइप का ही चलाई थी, लेकिन राजस्थान के खेजड़ली गांव में चलाई थी। एक जो है एपिको आंदोलन देखने को मिला था, ये भी चिपको आंदोलन के टाइप का ही था। एपिको आंदोलन जिसे पांडुरंग हेगड़े ने चलाया था। पांडुरंग हेगड़े ने चलाया था। पांडुरंग हेगड़े ने चलाया था। और ये कहाँ पर? तो कर्नाटक में चलाया गया था। कर्नाटक में, कर्नाटक में चलाया गया था। आप लोग एक याद रख लीजिएगा, तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ, तो भाई ये तरुण भारत संघ जो है ये किसके लिए कार्य करता था? तो जल संरक्षण के लिए कार्य करता था। और इस तरुण भारत संघ का जो है हेडक्वार्टर था वो अरवल था। अरवल कहाँ? तो अरवल राजस्थान में है। तो अरवल राजस्थान था। और इसमें इसी में तरुण भारत संघ का जो संस्थापक थे वो आपके राजेंद्र सिंह थे। कौन थे? तो राजेंद्र सिंह थे। राजेंद्र सिंह थे। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह थे। और इन्हें ही जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। एक याद रख लीजिएगा, जादव पायेंग। जादव पायेंग, जादव पायेंग को जो है भाई वन पुरुष के नाम से जाना जाता है। वन पुरुष के नाम से जादव पायेंग को जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया था? तो 550 जो हेक्टेयर में जो है 550 हेक्टेयर में मानव निर्मित जंगल बनाया था। 550 हेक्टेयर में मानव निर्मित जंगल जादव पायेंग ने बनाया था। एक याद रख लेना है आपको, मारी मुथु योगनाथन। मारी मुथु योगनाथन, यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सभी जो हैं आपके अच्छे पर्सनैलिटीज हैं भाई। तो आपको याद रख लेना है। तो मारी मुत्तु योगनाथन, कोई ना कोई एक प्रश्न है, जितना मैं बता रहा हूँ यही सब में से देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मारी मुत्तु योगनाथन जो थे ये वृक्ष पुरुष के नाम से जाने जाते थे। वृक्ष पुरुष के नाम से जाने जाते थे। और ये एक ड्राइवर थे। और ये अपनी सैलरी का जो है 40% जो है पर्यावरण के कंजर्वेशन में लगा देते थे। ठीक है, एक याद रख लीजिएगा आप लोग, इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी को याद रख लीजिएगा। इंदिरा गांधी जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाई थी। इन्होंने लाया था कब? तो 1972 में लाया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और ये जो है क्या कहते हैं, बाघ बचाओ अभियान भी चलाई थी। बाघ बचाओ अभियान 1972 में, बाघ बचाओ अभियान भी चलाई थी 1973 में। 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाई थी 1972 में। और बाघ बचाओ अभियान चलाई थी 1973 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है, खत्म होता है। और जितने भी प्रश्न थे आपके बीपीएससी टीआरई 71 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे। तो आज जो है हमारा ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था, तो आज सभी आपका कंप्लीट हो गया। जितने भी टीआरई 1 2 3 में पूछे गए थे जितने भी प्रश्न, सभी मैंने आज यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। और कल से जो है हम लोग जो है अपने घटना चक्र का जो है स्टार्ट करेंगे। घटना चक्र करेंगे, सब्जेक्ट वाइज करेंगे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ऐसे करके। तो कल से घटना चक्र हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए कल से आप लोग तैयार रहिएगा घटना चक्र के लिए। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।